हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में। तो समावेशी शिक्षा अगर आपके टॉपिक जुड़ा हुआ है, अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग रिलेटेड, चाहे सीटेट हो, DSSB हो या आप बीएड कर रहे हैं, तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है। तो चाहे थ्योरेटिकल एग्ज़ाम हो, चाहे मल्टीपल चॉइस हो, हर जगह काम आएगा। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैं यहाँ पे क्लियर करूँ ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखो, क्योंकि ये जो आप स्लाइड देख रहे हो इसके बाद मैं जो डिसेबिलिटीज़ के टाइप्स होते हैं उनको भी कवर करूँगी आफ्टर दिस स्लाइड। तो पहले इसको समझते हैं कि यहाँ चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, क्या कंसेप्ट होता है इंक्लूसिव का, और इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव में अंतर क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और कुछ टैग वर्ड्स को हम समझेंगे। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन को बताने से पहले हम यहाँ पे पहले स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो स्पेशल एजुकेशन आपको पता है, स्पेशल एजुकेशन क्या है, जहाँ पे जो स्पेशल चाइल्ड है उनको केवल शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आप ये जो रेड मार्कर से देख रहे हैं, जो रेड मार्कर से मैंने स्टूडेंट्स बनाए हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि कौन है, स्पेशल नीड्स वाले हैं, जिनको CWSN भी बोला जाता है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। तो एक तो होता है आपकी विशेष शिक्षा, जो कि इंक्लूसिव का पार्ट नहीं होता है। विशेष शिक्षा वो शिक्षा है जहाँ पे आप केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम रेगुलर स्कूल में इस तरह की शिक्षा देते हैं। स्पेशल एजुकेशन मीन्स कि एक स्पेशल विद्यालय बनाए गए हैं और यहाँ पे स्पेशल बच्चों को ही देखा जाता है, उनकी नीड्स को पूरा किया जाता है। तो ये इंक्लूसिव का पार्ट नहीं है। और इसी तरह एक वर्ड आता है सेग्रेशन, जिसको पृथक्करण कहा जाता है, जो कि हमेशा नेगेटिव सेंस में जिसको हम लेते हैं, और इंक्लूसिव के अंदर हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। सेग्रेशन मीन्स होता है पृथक्करण कर देना, यानी कि जो आप देखेंगे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे ही इनको अलग पढ़ाया जा रहा है, और जो ये आप देख रहे हो ये है हमारे सामान्य बालक, इनको अलग पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या है, आपने क्या कर दिया, उनको एबिलिटी ग्रुपिंग कर दी, आपने उनका योग्यता समूहीकरण कर दिया, या आपने उनको सेग्रेट कर दिया कि भाई जिसकी जैसी योग्यता है आप वैसी शिक्षा देते हो। मान लीजिए ये वाले बच्चे जो हैं ये स्पेशल नीड्स वाले हैं, तो इनको आप अलग पढ़ा रहे हैं। तो ये सेग्रेशन करना भी इंक्लूसिव के अंदर नहीं आता है। पहले ये दो पॉइंट हो गए। अब हम बात करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे देखो, कोई भी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है। आप जब एक डिफरेंस को समझोगे, ओवरऑल कंसेप्ट को समझोगे, तो आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इंक्लूसिव होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ पे पॉइंट आया है मेन स्ट्रीम एजुकेशन, जिसको कहा जाता है मुख्य धारा शिक्षा। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो हमारी मेन स्ट्रीम एजुकेशन का पार्ट होता है। अब ये मुख्य धारा शिक्षा क्या है, बहुत सरल है। मुख्य धारा शिक्षा का मतलब है कि जो रेगुलर एजुकेशन हो रही है, जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, उसके साथ साथ में कुछ स्पेशल क्लासेस को प्रोविज़न करना मेन स्ट्रीम एजुकेशन है। यानी कि क्या समझ में आया मेन स्ट्रीम एजुकेशन का, कि भाई जो आपकी क्लास में रेगुलर जो सामान्य बच्चे थे उनके साथ साथ हम किसको जोड़ देते हैं, हम उनके साथ साथ कुछ विशिष्ट बच्चों को भी जोड़ते हैं। तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में साधारण बच्चों के साथ साथ, सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शामिल होते हैं, जिनको लर्निंग प्रॉब्लम है, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिनको समस्या है, वो वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा बनते हैं। तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन का मतलब क्या है कि जो आपके चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हैं उनको सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में, एक ही धारा में जब शिक्षा प्रदान की जाए तो उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन कहा जाता है। मेन स्ट्रीम एजुकेशन में हमारे दो टाइप आते हैं, जहाँ पे हम इसको समझेंगे। मेन स्ट्रीम एजुकेशन में पहला टाइप आता है जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एंड द सेकंड वन इज इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। ये दोनों ही हमारे मेन स्ट्रीम का पार्ट है, बिकॉज आप देखोगे कि इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव दोनों में हम सामान्य बालकों को भी ऐड करते हैं, साथ के साथ विशिष्ट बालकों को भी हम ऐड करते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या है, अंतर है, ठीक है।
तो इन दोनों में अंतर को समझेंगे कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, तो अभी तक क्या समझ में आया कि जो हमारी मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, जो मुख्य धारा शिक्षा है, उसका अर्थ यही होता है कि भाई रेगुलर क्लासरूम में आप स्पेशल क्लासेस भी बच्चों को देंगे, सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चों को भी हम वहाँ पे मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं, उनको भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता है। अब इसके अंदर दो टाइप आते हैं, इंटीग्रेटेड वर्सेस इंक्लूसिव। तो आइए बात करते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले अगर हम एकीकृत शिक्षा की बात करें तो हमने जैसे अभी देखा कि स्पेशल चिल्ड्रन एंड नॉर्मल चिल्ड्रन दोनों प्रकार के छात्र यहाँ पे आ रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि हर तरह के बच्चे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, पहले हम इंटीग्रेटेड समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। एजुकेशन इन द रेगुलर क्लासरूम विद पार्ट टाइम विदड्रॉल फ्रॉम द क्लास फॉर स्पेशल अटेंशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है कि आप शिक्षा तो दे रहे हैं दोनों छात्रों को, दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को, नॉर्मल को भी एंड स्पेशल नीड्स वालों को भी, लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन में हम अलग से उनको विड्रॉल कर देते हैं, हम अलग से उनको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जो कि इंटीग्रेटेड के अंदर पाया जाता है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चिल्ड्रन आर नॉट टेकन अवे टू दी सेपरेट रूम्स और क्लासेस। यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस यही है इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड में कि इंटीग्रेटेड में आप उनको स्पेशल क्लासेस दे देते हो। जैसे मान लो मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, 4 बच्चे जो है वो स्पेशल नीड वाले एक क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो मैं उन 4 बच्चों को अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस देने के लिए अलग से क्लासरूम में लेके जाऊंगी, उनको मैं अलग से स्पेशल प्रोविज़न दूंगी, अलग से उनको मैं एड दूंगी, अलग से उनको मैं सपोर्ट दूंगी, अलग से उनके मैं क्लासेस लूँगी। वो इंटीग्रेटेड है। लेकिन इंक्लूसिव क्या है कि हम बच्चों को अलग से सेपरेट क्लासेस में या सेपरेट रूम में लेके नहीं जाते हैं, इनको हम एक क्लासरूम के अंदर सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि दे प्रोवाइडेड ऑल दिस सपोर्ट विद इन द रेगुलर क्लासरूम। ठीक है, इंक्लूसिव में ये है कि हम रेगुलर बच्चों के साथ उनको पढ़ाते तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में आप उनको अलग से क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम एक ही कक्षा में इन बच्चों को पढ़ाते हैं, शामिल करते हैं, एक ही छत के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, उन बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड वाले हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, उनको हम उनकी नीड के अकॉर्डिंग क्या देते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट ज़रूर देते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव। ठीक है, इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि स्पेशल क्लास हम रेगुलर क्लासरूम में देते हैं, मतलब रेगुलर स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनको हम स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करते रहते हैं बीच बीच में। यानी कि यहाँ पे पार्ट टाइम का विदड्रॉल हो जाता है, पार्ट टाइम का उन बच्चों को हम अलग से उनको शिक्षा देते हैं, स्पेशल क्लासेस देते हैं, तो ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड से ज़्यादा जो वाइड टर्म है, जो विस्तृत टर्म है, वो क्या है, इंक्लूसिव होता है, इसलिए इंक्लूसिव को हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इंटीग्रेटेड में क्या होता है ना, एक चीज़ और बताऊंगी, इंटीग्रेटेड में तो आप केवल CWSN बच्चों को जोड़ रहे हैं, मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स आ रहे हैं केवल। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स भी आ रहे हैं, साथ के साथ जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। वो बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, जो पहली बार सीख रहे हैं। वो बच्चे आ जाते हैं जो कि जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, या वो बच्चे आ जाते हैं जो हाशिए पर है, जो मार्जिनलाइज्ड बच्चे होते हैं, है ना। यानी कि हर तरह के, चाहे कास्ट हो, क्लास हो, जेंडर हो, लैंग्वेज हो, हर चीज़ के आधार पर किसी भी तरीके के जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, वो इधर आते हैं इंक्लूसिव में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए इंक्लूसिव को हम ज़्यादा वाइड मानते हैं। इंक्लूसिव में आपके चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हो गए जेंडर के आधार पे, या फिर ऐसे बच्चे जो हाशिए पर थे या मार्जिनलाइज्ड थे, या आप देखते हो कुछ बच्चे जो है अपराधी कुछ होते हैं, कुछ डेलिक्वेंसी वाले होते हैं। हर तरह के बच्चों को कास्ट, क्लास, जेंडर किसी भी चीज़ पर भेदभाव ना करते हुए एक कक्षा में जब हम इन बच्चों को
अलग से कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे के पढ़ाते हैं, उसी को इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में तो केवल हम उन बच्चों को शामिल कर रहे थे जो मेंटली रिटार्डेड हैं या जो केवल स्पेशल नीड वाले हैं, उन्हीं को हम यहाँ शामिल कर रहे थे। यहाँ पे ज़्यादा हम शामिल नहीं कर रहे हैं, मतलब एक ही तबके को शामिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हर तरह के बच्चों को ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था इंटीग्रेटेड में कि हम कुछ समय का विदड्रॉल कर देते हैं उनका कक्षा से। रेगुलर क्लासरूम में तो पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, रेगुलर एक ही क्लासरूम में सारे हैं, लेकिन उनको एक समय के लिए स्पेशल क्लासेस, स्पेशल एड देते हैं हम उनको, ठीक है। लेकिन इधर नहीं है ऐसा, इधर है कि मेरी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, सारे मैं सबको एक साथ बिठाऊंगी और मैं उसको ज़रूर फोकस करूंगी जिसको नीड है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको मैं अलग से क्लासरूम में लेके चली गई। ऐसा कुछ यहाँ इंक्लूसिव में नहीं होता है। तो इंक्लूसिव इज़ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म देन इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ओके, सो आई होप कि ये दोनों क्लियर हो गया होगा अच्छे से आप लोगों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड हो गया, आगे हम डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट और जो हैंडीकैप में डिफरेंस होता है वो भी देखेंगे, और जो डिसेबिलिटीज़ के टाइप्स हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। उससे पहले आई विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स एंड ऑल्सो ये जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी बिकॉज सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। प्रिंसिपल्स पहले देख लेते हैं, क्या हम सिद्धांतों का ध्यान इंक्लूसिव एजुकेशन में रखते हैं। सबसे पहले पहुँच होना, एक्सेस पहला सिद्धांत है। 5 सिद्धांत है टोटल जिनको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। पहला सिद्धांत होता है एक्सेस, यानी हर बच्चे तक पहुँच हो। जाति, वर्ग, लिंग या स्पेशल नीड, हर तरह के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हर बच्चे तक पहुंच करना, हर बच्चे तक यूनिवर्सलाइजेशन लाना इसका उद्देश्य है। तो पहला सिद्धांत है इंक्लूसिव एजुकेशन का कि हर बच्चे तक क्या हो, एक पहुंच हो, एक एक्सेस हो। दूसरा होता है इक्विटी। देखो ये आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इक्विटी की बात करता है। एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। इक्वालिटी और इक्विटी में बहुत अंतर होता है, ठीक है। इक्वालिटी तो ये है कि अगर जैसे ये बच्चे हैं तो इनको मैं इक्वालिटी में क्या करूँगी कि इनको दोनों को मैं ये नहीं देखूँगी कि भाई किसकी स्पेसिफिक नीड है, मैं सबको समान रूप से यहाँ पे जो है चीज़ें प्रोवाइड करूँगी। लेकिन इक्विटी क्या होता है कि अगर मान लो इस बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसको ज़्यादा सपोर्ट दे दूँगी, है ना, इसको ज़्यादा सपोर्ट दूँगी। इसको कम सपोर्ट की ज़रूरत है तो इसको कम सपोर्ट दूंगी। इक्विटी क्या होता है कि आप पर्टिकुलर पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग क्या देते हो, उसको सपोर्ट देते हो। तो इक्वालिटी से ज़्यादा बेटर क्या है, इक्विटी है, जहाँ पे आप उसकी इंडिविजुअल नीड को ध्यान में रखोगे तब आप उसको कोई चीज़ प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे इसलिए इक्विटी का ध्यान इंक्लूसिव एजुकेशन में रखा जाता है। तीसरा होता है रेलेवेंस, प्रासंगिकता होनी चाहिए। प्रासंगिकता का मतलब है कि अगर मेरी क्लास इंक्लूसिव है, समावेशी है, तो वहाँ पर मैं उसकी नीड के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ प्रोवाइड करूँगी। वहाँ पे प्रासंगिकता होनी चाहिए कि अच्छा इस बच्चे को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उसको मैं ग्राउंड लेवल पे क्लासेस दूंगी, किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसको मैं वैसा ही एड दूंगी। यानी कि जिस तरह का सपोर्ट हम देते हैं उसकी प्रासंगिकता कुछ ना कुछ ज़रूर होनी चाहिए, रेलेवेंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर होता है पार्टिसिपेशन, ये तो क्लियर है। सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चे, हर तरह के बच्चे जो है यहाँ पे शिक्षा अर्जित करते हैं इंक्लूसिव में, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन पाया जाता है। इसके साथ साथ शिक्षकों के साथ साथ कम्युनिटी के साथ साथ पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे पाया जाता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों का पार्टिसिपेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर मीन्स पेरेंट्स है, सोसाइटी है, अध्यापक है, प्रधान अध्यापक है, हर तरह के जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेशन में यहाँ पे अपने आप को भागीदारी करते हैं, ठीक है। तो चौथा प्रिंसिपल था पार्टिसिपेशन होता है, और पांचवा है एम्पावरमेंट होना, सशक्तिकरण करना है। सशक्ति मीन्स कि हर एक इंडिविजुअल को क्या करना, एक लेवल ऊपर लेके जाना, है ना। तो सबसे बड़ा पर्पस इंक्लूसिव का यही है कि उन बच्चों को क्या करना, सशक्त करना, उनको मजबूत बनाना और उनको सपोर्ट देना। तो सशक्तिकरण एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल माना गया इंक्लूसिव एजुकेशन का कि भाई हम हर बच्चे को क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे कि वो खुद के ऊपर कुछ कर सके या वो सशक्त हो सके। तो ये 5 हमारे क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट में कि समावेशी सेटअप में डैश की ज़रूरतों के अनुसार समायोजन करता है।
तो यानी कि देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो समावेशी सेटअप होता है, एक इंक्लूसिव सिचुएशन जहाँ होती है, वहाँ पर जो स्कूल होता है, जो विद्यालय होता है, या जो संस्था होती है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, या सिस्टम कई बार आता है, तो या तो स्कूल आ जाएगा या तो सिस्टम आ जाएगा। तो याद रखना कि जो सिस्टम होता है, जो स्कूल होता है, वो स्टूडेंट की ज़रूरत के अनुसार अपने आप को समायोजित करता है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि बच्चा अपने आप को बदलेगा। यहाँ पे स्कूल को क्या करना है, अपने नीतियों में, अपने सिद्धांतों में, अपनी पॉलिसीज़ में स्कूल को चेंज लाना पड़ता है बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार। तो कौन चेंज होता है इंक्लूसिव में? सिस्टम चेंज होता है, बच्चे चेंज नहीं होंगे। बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग विद्यालय को बदलना पड़ता है। ठीक है, विद्यालय क्या करेगा, यहाँ जो सिस्टम है या जो विद्यालय है वो समायोजित करेगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अब आते हैं कुछ टैग वर्ड पे जो इंक्लूसिव में हम फॉलो करते हैं और इसको इंक्लूसिव में ही हम शामिल करते हैं। पहला आता है लचीलापन लाना। ये बड़ा ही पॉजिटिव वर्ड है। इंक्लूसिव एजुकेशन में जब हम हर तरह के बच्चों को ऐड कर रहे हैं विद नॉर्मल चाइल्ड, वहाँ पे लचीलापन लाया जाता है। लचीलापन करिकुलम में ला सकते हैं, लचीलापन आप अपने पढ़ाने में ला सकते हैं, विधियों में ला सकते हैं। हम बच्चों के को जो एड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम उनको सपोर्ट देंगे, उसमें भी हम कई बार फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। कठोरपना, रिजिड दृढ़ता नहीं होती है। ठीक है, दूसरा है विभेदित निर्देश देना बच्चों को, यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। डिफरेंशिएटेड मतलब कि जैसी जिसकी नीड वैसा इंस्ट्रक्शन आप दोगे। इसको प्रॉब्लम हेयरिंग में है तो इसको वैसा ही सपोर्ट देंगे, इसको चलने में दिक्कत है तो इसको वैसे सपोर्ट देंगे, ये इमोशनली डिस्टर्ब्ड है तो इसको वैसा सपोर्ट देंगे। तो हम क्या करते हैं, हर बच्चे के इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसको विभेदित निर्देश बोला जाता है। एंड ये भी क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद पाठ्यचर्या में क्या किया जाता है, इंक्लूसिव में समायोजन किया जाता है। इसके साथ साथ क्षमता है, पहुंच का ख्याल रखा जाता है कि भाई हर बच्चे तक पहुंच हो। ये सब हमारे क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स हैं विच यू हैव टू फोकस, कि आप अगर आपके पेपर में ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं तो ये पॉजिटिव होंगे। सेग्रेगेशन इज ऑलवेज अ नेगेटिव वर्ड। कभी भी किसी का बहिर्वेशन, एक्सक्लूजन नहीं करेंगे, और सेग्रेगेशन हम इंक्लूसिव में नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट। अब हम कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो यहाँ से सीटेट में पूछी जाती हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पे। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ के बारे में, और उससे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर इम्पेयरमेंट के कंसेप्ट के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आजकल आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। अभी रिसेंटली केवीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए, तो आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो पहले हम इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी और हैंडीकैप के बारे में डिफरेंस को समझ लेते हैं। उसके बाद हम डिसेबिलिटीज़ के टाइप्स पे, ये जितने भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं इनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पेयरमेंट होता क्या है। तो देखो, अगर आपके पेपर में इम्पेयरमेंट वर्ड आता है, हिंदी आप देख लेना इसकी, मुझे हिंदी नहीं मिली है तो यू कैन चेक आउट, और इसके अलावा इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इम्पेयरमेंट जो होता है वो हमारा जैविक ज़्यादातर होता है, मतलब कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट होता है इम्पेयरमेंट। ये आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं कि इम्पेयरमेंट कैसा कंसेप्ट है, हैंडीकैप कैसा कंसेप्ट होता है, और डिसेबिलिटी की बात करें तो वो कैसा कंसेप्ट होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले इम्पेयरमेंट कब होता है, जब हमारा बायोलॉजिकली कोई डिसफंक्शन हो जाए, उसको इम्पेयरमेंट बोला जाता है। यानी इसका संबंध क्या है, बायोलॉजिकली चीज़ों से ज़्यादा होता है। जो मान लीजिए जन्म के समय किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि किसी को हेयरिंग प्रॉब्लम हो गई बिकॉज ऑफ सम बायोलॉजिकल कंडीशंस, तो अगर उसके कान में, मान लो कि उसके कान के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ पर उसको हम इम्पेयरमेंट बोलेंगे बिकॉज वो उसका बायोलॉजिकल है। ठीक है, उसके बाद आता है डिसेबिलिटी। अब देखो, इसकी वजह से मान लो कि किसी व्यक्ति के कान में कोई, कान का जो पर्दा होता है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें छेद है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि बायोलॉजिकल है और उसके आधार पे, उसके रीज़न की वजह से अगर वो फंक्शनल नहीं कर पा रहा काम को,
डिसेबिलिटी क्या होती है, जो कार्यात्मक होती है, यानी कि मेरी कोई प्रॉब्लम है बायोलॉजिकली, उस वजह से अगर कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, अगर वो काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, सच एज कि मान लो क्लास में जो टीचर बोल रहा है उसको सुन नहीं पा रहा है, या वो पढ़े हुए को नहीं समझ पा रहा, सुन नहीं पा रहा, तो यहाँ पे कार्यात्मक रूप से उसको प्रॉब्लम हो रही है, किसी काम को करने में, एक्टिविटी को करने में दिक्कत हो रही है, तो वो डिसेबिलिटी के अंदर आ जाएगा। तो डिसेबिलिटी क्या होती है, हमारी फंक्शनल होती है, ये बायोलॉजिकल नहीं होती है, यानी बायोलॉजिकल से फंक्शनल होता है प्रॉब्लम, ठीक है, वो डिसेबिलिटी कहलाता है, इम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी हो गया। अब हैंडीकैप क्या होता है, ये आपका ज़्यादातर सोशल, मेंटल या फिर इसको मैं फिजिकल बोल सकती हूँ। तीन हमारे कंसेप्ट है, सोशल भी बोलते हैं इसको, मेंटल भी हो सकता है, एंड ये आपका फिजिकल कंसेप्ट भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कान में उसको प्रॉब्लम था किसी बच्चे को, जिस वजह से वो उसको सुनाई देना बंद कर गया, वो फंक्शन नहीं कर पा रहा ढंग से, तो अब क्या है कि उसका सोशल भी इफेक्ट पड़ेगा, सामाजिक रूप से उसको हैंडीकैप बोला जाएगा कि भाई ये इसको सुनाई नहीं देता है, ये डेफ है, ऐसे बोल देंगे लोग, या फिर मेंटली कई बार बोला जाता है, या फिजिकली जो उसको प्रॉब्लम है उसको हैंडीकैप की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये तीन कंसेप्ट है जो कि अलग अलग होते हैं। अब देखो यहाँ एक एग्जाम्पल, तीन स्टेटमेंट दी हुई है, इसको ज़रा पढ़ेंगे। पहला है लॉस और डैमेज ऑफ सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में, किसी भी सेंसरी ऑर्गन में कोई लॉस हो जाना, कोई डैमेज हो जाना क्या होती है, इम्पेयरमेंट होती है। तो पहला इम्पेयरमेंट हो गया, ठीक है, कोई सेंसरी लॉस हो जा रहा है, इम्पेयरमेंट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका आता है कि डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग वन और मोर एक्टिविटीज़। ये आपके सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि डिसेबिलिटी क्या होती है। तो डिसेबिलिटी यही है, डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग वन और मोर एक्टिविटीज़। आप क्या करते हो, इम्पेयरमेंट की वजह से एक या एक से अधिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी आती है, तो ये डिसेबिलिटी है जो कि फंक्शनल है, जो कि कार्यात्मक है। फिर आता है तीसरा, जो कि है हैंडीकैप। तीसरा क्या है कि द रिजल्ट, हैंडीकैप इज द रिजल्ट व्हेन अ पर्सन कैन नॉट फुलफिल नॉर्मल लाइफ। जब एक पर्सन अपनी नॉर्मल लाइफ को फुलफिल नहीं कर पाता है, या उसको जो इम्पेयरमेंट है, उसको जो डिसेबिलिटी है, उसके वजह से वो अपनी नॉर्मल लाइफ को नहीं लीड कर पाता, सामान्य ज़िंदगी नहीं जी पाता है, प्रॉब्लम होती है, इसको हैंडीकैप कह दिया जाता है। तो हैंडीकैप को इसलिए यहाँ पे सोशल और मेंटल बोला गया है, बिकॉज ऑफ कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को नहीं जी पाता है, ठीक है। तो ये तीन कंसेप्ट थे। अब हम बात करेंगे हमारी इंपॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिसलेक्सिया के बारे में। बहुत डिटेलिंग नहीं इस पे जाना है आपको, केवल यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है तो कौन सी डिसेबिलिटी है, इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू रीडिंग, ठीक है, जैसे कि बी को डी वो पढ़ रहा है, ठीक है, या फिर आता है कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा, ठीक है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब है कि वो समझ नहीं पा रहा जो लिखा हुआ है ना। वॉज को वो 100 पढ़ रहा है, तो यहाँ पे रीडिंग में प्रॉब्लम जब उसको हो रही है, उल्टे सीधे अक्षर उसको नज़र आ रहे हैं, अक्षर उल्टे सीधे है, समझ नहीं पा रहा, अक्षरों को सही से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा, इसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया इज रिलेटेड टू राइटिंग, ठीक है, लेखन से संबंधित अक्षमता कौन सी होती है, डिस्ग्राफिया होती है। और डिस्ग्राफिया के अंदर हमारा क्या आता है, जैसे कि उल्टा सीधा लिखना, है ना, जैसे ABCD इस तरह से छोटा बड़ा लिखना, EF लाइनों में ना लिखना, ऊपर नीचे लिखना, छोटा बड़ा लिखना। तो लेखन में जो डिफॉर्मिटी है, यानी आप देखोगे लाइनों में नहीं लिख रहा है, कोई कैपिटल लेटर बना दिया, किसी कोई स्मॉल बना दिया, कोई लाइन के नीचे लिख दिया, कोई लाइन के ऊपर लिख दिया, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो डिस्ग्राफिया में पाई जाती है। उल्टा वर्ड्स को लिखता है, B को D लिखेगा, या फिर C को उल्टा ऐसे, C को ऐसे उल्टा बनाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम जो राइटिंग में होती है वो आपकी डिस्ग्राफिया है। फिर आता है डिस्कैल्कुलिया, मैथमेटिक्स, गणित संबंधी जो भी प्रॉब्लम है डिस्कैल्कुलिया है। डिस्फेजिया क्या है, आपका स्पीच रिलेटेड होता है, या फिर आपका कम्युनिकेशन भी कई बार आता है, ठीक है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है, यानी किसी की बात को समझ तो लिया है लेकिन अपने शब्दों में बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से, प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन करने में, बोलने में। तो स्पीच रिलेटेड जो आपका यहाँ पे डिसेबिलिटी है वो आपका डिस्फेजिया होती है। डिस्फेजिया और अफेजिया भी कई बार आता है, तो दोनों सेम है, डिस्फेजिया अफेजिया बोथ आर सेम। अफेजिया जो होता है ए जिसमें आता है, उसका मतलब है कि कंप्लीटली किसी चीज़ का लॉस हो जाना,
और जो डी वाला होता है ना, जैसे डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, डी जिसमें आ रहा है इसका मतलब है कि इसको हम ट्रेनिंग दे करके सुधार कर सकते हैं। तो ये डिसलेक्सिया, जैसे डिस्फेजिया हो गया, ठीक है। ऐसे ही अलेक्सिया होता है, अलेक्सिया मतलब कि कंप्लीट लॉस हो गया, उसको आप सुधार नहीं कर सकते। तो यही फ़र्क होता है ए वाले वर्ड्स में और डी वाले वर्ड्स में, दोनों सेम है। जैसे डिस्फेजिया, अफेजिया दोनों सेम है, लेकिन अफेजिया में आप उसको सही नहीं कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की प्रॉब्लम होती है। यहाँ डिस्फेजिया है, यानी कि ये जो स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम है इसको कहीं ना कहीं आप ठीक कर सकते हो। अब आता है ऑटिज्म और ADHD में डिफरेंस, ठीक है। पांचवा है ऑटिज्म, जिसको ASD भी बोला जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और ADHD की फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये आपका अटेंशन, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट, फिर आता है हाइपर एक्टिविटी और फिर आता है डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये ADHD की फुल फॉर्म है। अब देखो ऑटिज्म में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऑटिज्म में जो प्रभावित होता है वो हमारा सोशल कम्युनिकेशन होता है। बच्चा सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, सामाजिक रूप से लोगों से घुलने मिलने की यहाँ पे बच्चे में क्षमता नहीं होती है। बच्चे एक ही टास्क पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, एक ही जगह फोकस्ड होकर के चीज़ें करते हैं, कई बार रिपीटेड बिहेवियर करते हैं, सेम चीज़ बार बार करना, सेम चीज़ बार बार रिपीट यहाँ पे बच्चे करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि उनको सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी टू लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट अगर आप उनके सामने दे दो, लाइट है या फिर साउंड है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर एक्सट्रीम लेवल पे आप इनको दिखा दें, जैसे सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है लाइट से, साउंड से, ठीक है, तो ये आपका ऑटिज्म के अंदर आता है। ऑटिज्म जैसे कि ये क्या है, आपका डिसऑर्डर है, यानी कि ये जो रीज़न होता है इसका कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल रीज़न होता है जिस वजह से ऑटिज्म होती है, ठीक है। तो ये है ऑटिज्म की विशेषता। और ADHD में वही चीज़ है, बच्चे एक ही जगह अटेंशन नहीं केंद्रित कर पाते हैं, ऐसे बच्चे ना एक जगह पे ध्यान केंद्रित बिल्कुल भी नहीं कर पाते। ऑटिज्म में तो वो एक टास्क पे केंद्रित हो रहा था, लेकिन ADHD में वो एक टास्क पे केंद्रित हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस पाया जाता है बच्चों में, एक फोकस होकर के नहीं बैठ पाते, तो इम्पल्सिवनेस पाई जाती है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कई बार बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के, बहुत एनर्जी दिखा करके बच्चे कई बार गलत डिसीजंस यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये ADHD है जहाँ पे वो एक जगह पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। बेसिकली ये जो डिसऑर्डर है ये बच्चे के ध्यान से संबंधित है। उसको मेनली जो प्रॉब्लम होती है वो अपने ध्यान को कंसंट्रेट करने में होती है, अपने ध्यान को एक जगह पे लगा नहीं पाते हैं, इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा वो जो है रिएक्ट कर देते हैं, किसी भी चीज़ पर रिएक्शन बहुत जल्दी आता है उनका। तो ये ADHD प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक और हमारी यहाँ पे आती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर क्या है, आपके बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स में जो भी प्रॉब्लम है जिस वजह से बच्चा या तो असमर्थ है किसी काम को करने में, वो आपकी लोकोमोटर है। जैसे किसी के बोन में, किसी के पैर या मसल्स में कोई दिक्कत है, वो सब लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के अंदर आता है। बेसिकली उन बच्चों के अंदर जिनको फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है चलने में, फिरने में, वो लोकोमोटर में आते हैं, ठीक है। फिर आता है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया होता है कि वरिंग अबाउट वंस बॉडी। कई बार ये पेपर में आया हुआ है डिस्मोर्फिया वर्ड। डिस्मोर्फिया मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपने ही शरीर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करना, और उसको बार बार ये लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, उसके फेस में कोई प्रॉब्लम है, उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। तो अगर ये चीज़ बहुत एक्सट्रीम लेवल तक हो जाती है, उसको अपने बॉडी को ले करके डाउट होता है कि भाई मैं मोटा हूँ, मोटा व्यक्ति है तो उसको लगता है मैं बहुत मोटा हूँ, कोई पतला है तो उसको लगता है कि मैं तो बहुत पतली हूँ। तो यानी कि ये बहुत एक्सट्रीम लेवल की डिसेबिलिटी होती है जिसको डिस्मोर्फिया कहा जाता है, विच इज़ रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ वंस, जो कि अपने शरीर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। तो बॉडी रिलेटेड ये आपका होता है, ठीक है। फिर आता है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब है जो आपका ये है, ये आपके सीटेट में आया हुआ है, तो इसको याद रखना है, दिस इज रिलेटेड टू ब्रेन इंजरी। ब्रेन में कोई इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने मोटर एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाते हैं। जो फंक्शन है बच्चा मोटर या फिजिकल रूप से
काम नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो मस्तिष्क घात भी इसको कहा जाता है। ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई किसी रीज़न से बचपन में या जन्म के समय, उस वजह से क्या होता है कि अपने मोटर एक्टिविटीज़ को बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे ब्रेन का सीधा संबंध हमारे स्पाइनल कॉर्ड से और हमारे फंक्शन से होता है। ब्रेन ही है जो सब सूचनाओं को देता है पूरी बॉडी में। तो अगर ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाए तो कई बार वहाँ पे बॉडीली प्रॉब्लम और मोटर एक्टिविटी में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है आपका सेरेब्रल पाल्सी, ये आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है, मस्तिष्क के से होता है, ये याद रखना। फिर आता है लास्ट हमारा डिस्प्रैक्सिया या फिर अप्रैक्सिया। तो जैसे मैंने बोला, ए वाले जो वर्ड होते हैं वो आपके होते हैं कंप्लीट लॉस हो जाना किसी चीज़ का, और जो डी वाले होते हैं उसका मतलब है कि आप उनको ट्रेनिंग दे करके कुछ हद तक सही कर सकते हो। तो यहाँ पे डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है कि जो भी मोटर स्किल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम, अपने शरीर का बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम, या फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में दिक्कत होना, मोटर रूप से, मोटर मतलब जो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स है, ठीक है, जैसे चलना, दौड़ना, भागना, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती हैं जितनी भी, ठीक है, और फाइन मोटर स्किल्स जो होती है जैसे कि उंगलियों का यूज़ करना, हाथों कलाइयों का यूज़ करना, ये क्या है, हमारी फाइन मोटर स्किल्स हैं। अगर मैं अपने फिंगर से कुछ लिख रही हूँ, उंगलियों का यूज़ करके कोई काम कर रही हूँ, तो ग्रॉस मोटर स्किल यानी चलना, दौड़ना, भागना, जंप करना, फाइन मोटर यानी मेरी उंगलियों का यूज़ करना। इन मोटर रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो जो मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपका डिस्प्रैक्सिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो डिसेबिलिटीज़ के टाइप है उनको मैंने कवर कर दिया है। इसके साथ हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट होता है कंप्लीट। अब आप जितने भी यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी या टाइप्स ऑफ यहाँ पे प्रॉब्लम डिसऑर्डर देख रहे हैं, हर तरह के बच्चों को हम इंक्लूसिव एजुकेशन में सामान्य बच्चों के साथ ऐड करते हैं। इसके साथ साथ जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के आधार पे, या कोई ऐसे बच्चे जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, कोई ऐसे बच्चे जो अपराधी है प्रवृत्ति के हैं, या कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि हाशिए पर थे, है ना, तो उन सभी बच्चों को इंक्लूजन किया जाता है, उन सभी को जोड़ा जाता है और सामान्य कक्षा में ही उनको पढ़ाया जाता है। तो आई होप कि आज के सेशन में पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन आपको समझ आ गया होगा, सारे पॉइंट्स क्लियर आपको ज़रूर हुए होंगे। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, एंड कोई भी आप सजेशन आपको देना है प्लीज़ फील फ्री टू गिव मी एनी काइंड ऑफ सजेशन, एंड मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो एज वेल। कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो लेट मी नो, उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड फीडबैक देना मत भूलना। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर नोट्स एंड PDFs, ओके। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।